हाय दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश पंचाल। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल के ऊपर। होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको उसमें जिस तरह से मैंने शेविंग को मतलब हमारी जो सैलरी है वो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना जो बताया था वो आपके समझ में आया होगा और उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भी उसी टॉपिक के ऊपर है। उस वीडियो में मैंने जो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो मेथड बताई थी उसी मेथड के ऊपर आज ये वीडियो है। उसमें जो मैंने अपनी इनकम में से जो 30% जो था वो सेविंग करने के लिए जो बताया था, उस 30% में से 10% हमें शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग करना है और जो 20% है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना है। वो मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में उसमें जो 20% मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करने के लिए जो बताया था वो हमें क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने जो थंब रूल बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल, उस थंब रूल के हिसाब से हमें हमारी जो इनकम है वो इनकम को 30% कंपलसरी सेविंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो 30% है कंपलसरी सेविंग, उसमें से मैंने दो पार्ट करे थे। 10% जो सेविंग है हमारा शॉर्ट टर्म सेविंग में जाएगा और जो 20% है वो हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग के अंदर जाएगा। दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म सेविंग तो सब कोई जानते हैं, जैसे बैंक एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए। इसके बारे में दोस्तों सब कोई जानते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं इस 20% जो लॉन्ग टर्म सेविंग हमें करनी चाहिए उसमें भी जो पीपीएफ है उसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे हम जो बात करेंगे एलआईसी के बारे में बात करेंगे। एलआईसी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो एलआईसी में हमें सेविंग करना है वो क्यों करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो लाइफ है उसमें 3 नीड ऐसी होती है जो कि कंपलसरी वो आती ही आती है, हर एक फैमिली में आती है और हर एक फैमिली की वो बेसिक नीड होती है और उसके लिए उस फैमिली को कुछ न कुछ उसकी इनकम में से ये लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना ही चाहिए। अगर फैमिली में जो ब्रेड विनर है वो ब्रेड विनर नहीं भी रहेगा तो भी ये नीड आने वाली है, तो भी इसके लिए उसको प्लानिंग तो करने की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो उसमें से जो पहली नीड है वो पहली नीड है चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन। दोस्तों, ये जो चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन है उसके लिए हम इस लॉन्ग टर्म के अंदर सेविंग कर सकते हैं। तो उसे किस तरह से हम सेविंग कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में थोड़ा बताने वाला हूं। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन की एज है वो 0 ली गई है और जब वो 15 साल का होता है तब वो 10th के अंदर आता है, 10th स्टैंडर्ड में वो पहुंचता है। 15 साल का जब चाइल्ड हो जाता है तब। दोस्तों, यहाँ पे जो 15 साल से लेके ये जो 17 साल यानी 10th से लेके 12th तक उसको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिर 17 से लेके 21 तक उसको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 21 से लेके 25 तक ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये जो 5 लाख, 10 लाख और 25 लाख जो मैंने बताया हुआ है वो डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड में ये बच्चा है या आपका बच्चा है, कौन सी फील्ड में वो जाने वाला है। क्या वो इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या वो एमबीए कर रहा है, क्या वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर वो डॉक्टरेट कर रहा है। तो ये उस फील्ड के हिसाब से यहाँ पे ये पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। पर आज के जो एजुकेशन का जो खर्चा लगता है और आज जो एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो टोटल 40 लाख रुपए मिनिमम शायद हर एक फैमिली को जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये जो 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है और ये जो स्टेज वाइज जो पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, 15 से 17 तक 5 लाख रुपए, 17 से 21 तक 10 लाख रुपए और 21 से 25 तक 25 लाख रुपए,
ये जो स्टेज वाइज हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए हमें कुछ उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। और वो जो प्लानिंग है, क्योंकि वो 15 साल के लिए करना है। मान लीजिए कि आपके बच्चे की एज 0 है और आज अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 15 साल तो करना ही पड़ेगा। 15 से लेके फिर आप मैक्सिमम 25 तक उसका प्लानिंग कर सकते हो। तो ये जो सेविंग है ये लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जब सेविंग करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपका LIC रहता है। और LIC के प्लान के अंदर जो आप सेविंग करते हो और ये जो नीड के लिए सेविंग करते हो, तो वो परफेक्टली आपका फुलफिल होता है। चाहे ब्रेड विनर इस दुनिया में है या ब्रेड विनर इस दुनिया में नहीं है, तो भी ये जो एजुकेशन प्लानिंग के लिए जो आप सेविंग करोगे वो आपका फुलफिल होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों LIC के अंदर हमें ये सेविंग करना चाहिए। दोस्तों ये जो एजुकेशन प्लानिंग है वो हमें LIC के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर क्यों सेविंग करना चाहिए, चलिए इसके बारे में मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेके बताता हूं। इधर एक A नाम का पर्सन है, वो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई सेविंग वो नहीं करता है। वो ये सोचता है कि ये जो सेविंग करना है, ये मतलब जो 40 लाख रुपए की जरूरत है मैं खुद करूंगा, अपने बलबूते पे करूंगा। तो वो ओन सेविंग करता है, मतलब खुद से वो सेविंग करता है। यहाँ पे उसको 40 लाख रुपए के लिए 16,000 रुपये पर मंथ उसको बचाना पड़ेगा। 12 महीने के हिसाब से उसके जो पैसे हो जाते हैं 2 लाख रुपए हो जाते हैं उसके सालाना। ऐसे वो 20 साल के लिए अगर सेविंग करता है तो यहाँ पे उसके 40 लाख रुपए सेव हो जाते हैं। पर दोस्तों ये वो खुद बचा रहा है, यानी कि यहाँ पे उसका जो ये सेविंग है वो सिक्योर नहीं है दोस्तों। वो या तो इमरजेंसी में जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब वो ये पैसे यूज करेगा, या ये जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं उसके यूज हो जाएंगे। तो जिस पर्पस के लिए वो सेविंग कर रहा है वो पर्पस यहाँ पे उसका दोस्तों फुलफिल नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस आपका भी होगा कि जब आप पैसे बचाते हो या फिर आपके पास कुछ पैसे पड़े रहते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग हो ही जाता है। ना करने के बावजूद, ना हम उससे नहीं करना भी चाहते हैं, फिर भी वो प्लानिंग हो जाता है और जो हमने पैसे बचाए होते हैं वो वहां पे यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो A नाम का पर्सन है उसके साथ भी ये हो सकता है। ये जो 40 लाख रुपए है वो उसका जो फंड है वो सिक्योर नहीं है, वो कभी भी यूज हो सकता है। दूसरा ये C नाम का बंदा है दोस्तों, ऐसा कोई अगर सेविंग नहीं करता है तो उस टाइम पे भी पैसे की जरूरत जब पड़ेगी कहीं ना कहीं तो पैसे के बंदोबस्त उसको करना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि वो उस टाइम पे लोन लेता है बैंक से, तो 40 लाख रुपए की बैंक लोन लेता है, तो वहां पे उसका जो EMI है वो 30,000 रुपया EMI आएगा पर मंथ। 12 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 3,60,000 रुपया होता है। 20 साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो 72 लाख रुपीज उसको रीपेमेंट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो पेरेंट है, मतलब जो उसके पिता है, उसकी उम्र रहेगी 45 साल और 20 साल तक वो रीपेमेंट करेगा, यानी कि लोन की किस्त भरेगा, तो उसकी उम्र हो जाती है 65 ईयर्स। यहाँ पे दोस्तों अगर 40 लाख रुपए की वो लोन लेते हैं तो उसको 72 लाख रुपीज उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा 20 साल के अंदर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज राइट? अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ये जो B नाम का बंदा है वो गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम यानी कि LIC की स्कीम के अंदर वो इन्वेस्ट करता है या सेविंग करता है। यहाँ पे उसे पर मंथ 10,000 रुपीज बचाने होंगे। 12 साल के उसके होते हैं 1,20,000 रुपये। 20 साल तक अगर वो पैसे बचाता है तो यहाँ पे उसके जो सेविंग होती है वो 24 लाख रुपए होती है और उसे LIC से मिलेगा 40 लाख रुपया एजुकेशन प्रोविजन के लिए। और ये जो दोस्तों मैंने जो ये प्लान बताया, मतलब ये जो मैंने मेथड बताई है, उसमें जो स्टेज वाइज आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है एजुकेशन के लिए वो इसमें फुलफिल होता है। और साथ ही में इसमें
जो ब्रेड विनर है वो ब्रेड विनर अगर ना करे नारायण, फॉर गॉड फॉरविश, अगर कुछ उसको हो जाता है या वो इस 20 साल के अंदर वो इस दुनिया में नहीं भी रहता है, तो भी जो स्टेज वाइज जो पैसे मिलने वाले हैं, जो मैंने बताया स्टेज वाइज, उसी हिसाब से वो पैसे मिलेंगे। तो ये है दोस्तों LIC का एजुकेशन प्लान। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें LIC के अंदर क्यों करनी चाहिए, जो मैंने बताया। और इसी सिक्योरिटी के लिए दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म के लिए LIC के साथ जुड़ना चाहिए, और LIC का ये जो प्लान है उसमें हमें सेविंग करनी चाहिए। दूसरी जो नीड है वो चिल्ड्रन मैरिज की नीड है। उसमें भी दोस्तों मैं सेम तरीके से 3 एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ए नाम का बंदा है, उसे मैरिज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है। अगर वो खुद से सेविंग करता है 8,334 रुपए उसके पर मंथ उसको सेविंग करने पड़ेंगे। 12 महीने के उसके टोटल हो जाते हैं 1 लाख रुपए। 25 साल तक अगर वो खुद से सेविंग करता है तो यहाँ पर उसके हो जाता है 25 लाख रुपए। जैसे एजुकेशन प्लानिंग के अंदर ये फंड जो था वो सिक्योर नहीं था, कभी भी इमरजेंसी में यूज हो सकता है, तो सेम उसी तरह से मैरिज प्लानिंग के अंदर भी ये जो 25 लाख रुपए है वो सिक्योर नहीं है, वो इमरजेंसी के अंदर कभी भी वो यूज हो सकते हैं। दूसरा एक बंदा है सी नाम का, वो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करता है, फिर भी उसको जरूरत तो पड़ने वाली है। तो सेम उसी तरह से अगर ये भी लोन लेता है 25 लाख रुपए की, तो यहाँ पे उसका जो पर मंथ EMI आएगा 20 लाख रुपीज पर मंथ EMI आएगा। 12 महीने के हिसाब से उसका 2,40,000 रुपया पर एनम होता है। 20 साल तक अगर वो लोन चलाता है और 20 साल तक अगर वो किस्तें भरता है तो यहाँ पे उसको 48 लाख रुपीस का रीपेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो पेरेंट की उम्र रहेगी वो 55 साल तक रह सकती है। जो भी उनकी डॉटर या सन होगा वो 25 साल का होगा। 20 साल तक अगर वो लोन की किस्तें भरता है तो उसकी उम्र हो जाएगी 75 ईयर्स। दोस्तों अब आप बताओ कि जो ये प्लानिंग नहीं करते हैं और अगर उस टाइम पे लोन लेके ये मैरिज करते हैं और 75 ईयर्स तक अगर वो लोन का रीपेमेंट करते हैं, तो दोस्तों क्या ये सही ऑप्शन है, या फिर हमें LIC के अंदर जो लॉन्ग टर्म सेविंग के अंदर ये जो प्लानिंग होते हैं वो करने चाहिए। दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या पसंद करोगे, आपके लिए क्या बेटर है, आपको क्या लगता है, मुझे जरूर बताना कमेंट में। दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है, जो बी नाम का बंदा है, वो फिर से उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ जो स्कीम है उसके अंदर सेविंग करता है, मतलब कि LIC के प्लान के अंदर सेविंग करता है। उसे पर मंथ 5,000 रुपीज बचाने पड़ेंगे। 12 महीने का उसका हो जाता है 60,000 रुपये। वो अगर 20 साल तक बचाता है तो उसके टोटल हो जाते हैं 12 लाख रुपए। यहाँ पे LIC उसे देगी 25 लाख रुपए। 25 साल की जब उसकी बेटी या बेटे की उम्र हो जाएगी तब उसे LIC की तरफ से 25 लाख रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो 25 साल तक का जो टर्म है वहां तक दोस्तों उसको रिस्क कवर भी उसको मिलेगा, यानी कि उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो दोस्तों आप ही बताओ, अभी ये जो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन में से अगर आप हो, आपको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लानिंग करनी है या फिर आपको अपने बच्चे के लिए मैरिज प्लानिंग करनी है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है? क्या आप खुद से सेविंग करोगे? क्या बैंक से लोन लेके आप ये जो है एजुकेशन या मैरिज वो नीड फुलफिल करोगे, या फिर ऐसी ही LIC की कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर सेविंग करके आप उसे फुलफिल करोगे? बेटर ऑप्शन दोस्तों LIC है। उसके जो प्लान है वो बेटर ऑप्शन है। एक बार इस पे जरूर सोचिएगा। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो थर्ड हमारी जो नीड है हम उसके बारे में बात करते हैं,
जो थर्ड नीड है दोस्तों वो पेंशन प्लानिंग। ये हर एक के लिए जरूरी है। जब तक हम काम कर सकते हैं, जब तक हम कमा सकते हैं तब तक तो ठीक है, पर जिस दिन हमारी इनकम बंद हो जाएगी, जिस दिन हम रिटायर्ड होंगे, उस टाइम पे एक ऐसी इनकम हमें मिलती रहनी चाहिए जिससे कि हमारी जो जरूरत है, जो नीड है हमारी, जो जो हमारी छोटी छोटी जरूरतें रहेगी उस टाइम, तो वो इनकम ना होने के बावजूद भी अगर ऐसा कोई पेंशन मिलता रहेगा तो उससे वो नीड हम फुलफिल कर सकते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो पेंशन प्लानिंग के लिए हम पहले दोस्तों ये समझते हैं कि पेंशन प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, वाई पेंशन इज इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए दोस्तों ये जो मैप है, मैप ऑफ लाइफ, ये आपको समझना पड़ेगा। 0 से लेके जो 25 साल तक का जो टर्म है वहां तक हम सपोर्टेड रहते हैं। 25 साल के बाद हम जॉब चालू करते हैं, हमारी इनकम स्टार्ट होती है, तो वहां से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद 25 से लेके 30 तक हम अपना करियर बनाने में लग जाते हैं। 30 साल जब होता है, 30 साल के बाद हमारी जब शादी होती है, तो उसके बाद हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वहां पे हम सपोर्टिव हो जाते हैं। पहले सपोर्टेड थे, फिर इंडिपेंडेंट हुए, और यहाँ पे हमें क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो हम यहाँ पे सपोर्टिव हो जाते हैं। हमारी इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो 30 से लेके 60 की एज है वहां तक हम सपोर्टिव होते हैं। हमारी फैमिली में जो जो जरूरतें होती है हम उसे फुलफिल करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। 60 के बाद का जो स्टेज है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। वहां पे हमें हमारी चॉइस खुद डिसाइड करनी पड़ती है। उस स्टेज के अंदर हमें किस तरह से रहना है वो हमें खुद से डिसाइड करना होगा। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि पहला जो ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि ये जो 60 के बाद की उम्र है वहां पे हम क्या करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट रह के भी हम अगर हमारी फैमिली में कुछ जरूरत पड़ी तो हम उसे फुलफिल करके, मतलब जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम पैसे देंगे, तो वो हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा जो है स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, जैसे कि आप अपने बिल्डिंग के नीचे अगर सिक्योरिटी वाले अंकल को देखो, या ऐसे बहुत सारे आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आज अभी अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास 60 के बाद ये हो जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी। तो दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, उसके लिए आप अभी से अगर सोचोगे तब जाके आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो और वैसा प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे पेंशन का इम्पोर्टेंट क्यों है, पेंशन का प्लानिंग हमें क्यों करना चाहिए, वो मैंने आपको इस मैप ऑफ लाइफ से समझाया। 60 तक हमारे पास पूरी चॉइस है, 60 के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चॉइस बचती है, और 3 चॉइस में से आपको कौन सी चॉइस पसंद करनी है वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा। दोस्तों ये जो पेंशन का प्लानिंग है वो हमें क्यों करना चाहिए उसका एक और भी मैं आपको थोड़ा डीप में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले जो बैंक इंटरेस्ट था दोस्तों वो 12% के आसपास मिलता था, आज से 15 साल के पहले। अभी जो बैंक इंटरेस्ट है वो 6% से नीचे हो गया है, या फिर 6% के आजू बाजू कोई बैंक देती है। अभी जो बैंक इंटरेस्ट अगर 15 साल के बाद अगर आप देखो तो वो बैंक इंटरेस्ट कितना होगा, जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक इंटरेस्ट रेट 4%, 3% या 2% या फिर उससे भी कम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि इतना कौन जीने वाला है, हमें रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, कौन जीने वाला है इतना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, जो आंकड़े देख के आप चौंक जाओगे। और ये आंकड़े कुछ मेरे पर्सनल नहीं है, ये आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, वहां पे भी आपको मिलेंगे। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों इंडिया के अंदर, वो 1950 के अंदर 31 एज था, 1970 में 47, 1990 में
57, 2010 के अंदर 66 हो गया, 2030 के अंदर शायद ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 80, 85 या 90 तक जा सकता है। दोस्तों आज अगर आप अपने इर्द गिर्द अगर देखोगे तो 70 या 70 या 75 ईयर्स के बुजुर्ग आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो उस हिसाब से अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें हम इंडिया के अंदर तो आगे के जो 5 या 10 साल है उसमें 80, 85 तक हो सकती है। अदर कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो यूएसए के अंदर 78 है, जापान के अंदर 84 है, मोनाको के अंदर 89 है। एवरेज अगर हम देखने जाए ग्लोबली तो 72 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स तक है। रिटायरमेंट स्पान में बी मोर देन वर्किंग स्पान, वो जो समय है वो जब हम काम करते हैं उस टाइम के समय से भी ज़्यादा तकलीफ वाला ये समय हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसके लिए हमें LIC के अंदर लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है तो उसमें 2 ऑप्शन है दोस्तों। एक है रेगुलर, जिसमें हम रेगुलर सेविंग करके हमारे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, सेविंग रिक्वायर्ड फॉर 1 लाख रुपीज पर मंथ। अगर आपको 1 लाख रुपये पेंशन चाहिए 60 की एज से तो आपको सेविंग करना होगा, तो आपको इस हिसाब से सेविंग करना होगा। मान लीजिए कि अगर आपकी अभी की एज, करंट एज 30 साल है और 30 साल के बाद अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ आपको पेंशन चाहिए तो आपको पर मंथ 40,000 रुपये सेविंग करना होगा, जहां पे आपको 8% गारंटेड रिटर्न LIC की तरफ से मिलेगा। ये लाइफ टाइम मिलेगा दोस्तों। दूसरा, अगर आप 35 ईयर्स एज है आपकी तो आपको 25 साल तक सेविंग करना होगा। यहाँ पे आपका जो पर मंथ सेविंग है वो 51,000 हो जाएगा। अगर 40 की उम्र है आपकी तो 20 साल तक सेविंग करना होगा। यहाँ पे आपका सेविंग हो जाएगा 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज। यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा 60 की एज से। फिर अगर आपका एज 45 है तो आपको 15 साल के लिए सेविंग करना होगा। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए सेविंग करना होगा पर मंथ। जब आपकी 60 की एज हो जाएगी तब आपको 1 लाख रुपए लाइफ टाइम आपको मिलेगा। ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। अगर दोस्तों आप ऐसा पर मंथ सेविंग करना नहीं चाहते हैं तो आप सिंगल टाइम मतलब 1 टाइम उसमें भी आप सेविंग करके ये पेंशन ले सकते हैं। पर मंथ जो लाख रुपए आपको चाहिए वो ले सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। उसके लिए आपको मान लीजिए कि आपकी 48 एज है तो आपको 12 साल के लिए सेविंग करना होगा। मतलब आपको पैसा एक ही बार देना है, मतलब जो आपको ये जो इन्वेस्ट करना है वो पैसा एक ही बार इन्वेस्ट करना है। 12 साल के बाद आपको 1-1 लाख रुपए मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 टाइम सेविंग की रिक्वायर्ड रहेगी 125 लाख रुपए, और यहाँ पे जो गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगा वो 9.74% आपको गारंटेड रिटर्न मिल सकता है। उसी हिसाब से 50 साल अगर आपकी एज है तो आपको 10 साल के लिए सेविंग करना होगा 136 लाख रुपए। 55 साल आपकी एज है तो 5 साल के लिए आपको सेविंग करना होगा 177 लाख रुपीज। फिर अगर आपकी एज 59 है तो आपको 1 साल के लिए सेविंग करना होगा 227 लाख रुपीज। यहाँ पे 1 साल के लिए यानी कि अगर आपकी एज 59 है तो आपको 1 साल के बाद ये पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेंशन है 1-1 लाख रुपया वो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा जब तक आप है तब तक। उसके बाद आपकी जो वाइफ है, आपके जो स्पाउस है, उसको मिलता रहेगा, उनको भी लाइफ टाइम मिलेगा। और जब वो नहीं रहेंगे तो ये जो आपने जो पैसा ये साथ में आपने रखा हुआ है ये पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो रिटर्न मिल जाते हैं, जो नॉमिनी होता है उसको रिटर्न मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेंशन का प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी मैंने लिखी है, अर्लियर यू स्टार्ट लोअर यू पे हायर यू गेट। यानी जितना जल्दी आप
इन सब प्लानिंग के लिए, इन सब नीड के लिए प्लानिंग करोगे, उतना ही आपको कम पैसे बचाने होंगे और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आज ही से अगर ऐसा कुछ प्लानिंग आपको करना है तो आज ही एक डिसीजन लीजिए और ये प्लानिंग के लिए सोचिए और इसके लिए डिसीजन लीजिए। अगर आप ऐसा प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन पर दे दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके और इस प्लानिंग को कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि लॉन्ग टर्म सेविंग क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो सारी हमारी लाइफ को जो नीड है वो किस तरह से LIC की लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी रहती है उससे हम उसे अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो अच्छी तरह से आप तक कन्वे कर पाया हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचाने का एक अच्छा सा आप काम कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।